जानवी, तुमने देख लिया ना कि यहाँ सिचुएशन कैसी है। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों को मेरी मदद चाहिए ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं? तुम भी अब इस मैटर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाने दो। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी विराज से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ भी नहीं कहा। जानवी बहुत काइंड थी और वो चाहती थी कि विराज इस सिचुएशन में खुशबू के परिवार की मदद करे, जिससे खुशबू के दिल में विराज की इमेज बदल सके। लेकिन यहाँ आने के बाद जानवी को भी एहसास हुआ कि उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन। ठीक है फिर, ये बोलते हुए जानवी ने एक लंबी सांस ली और खुशबू के पेरेंट्स को एक नजर देखते हुए बोली, अंकल आंटी, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बोलने के बाद जानवी और विराज वहां से जाने लगे थे। तुम दोनों यहाँ सच में आ गए? जैसे ही विराज और जानवी पीछे मुड़े और वहां से जाने लगे, तभी अचानक से एक तीखी आवाज उनके कान में पहुंची। वो आवाज जानी पहचानी सी थी। जैसे ही विराज ने अपना सर ऊपर की ओर उठाया, उसने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रही है। वो लड़की खुशबू के अलावा और कौन हो सकती थी? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। खुशबू को देखकर विराज के मन में ये गाना अपने आप बजने लगा था, क्योंकि अब उसे सिर्फ खुशबू की मां को नहीं बल्कि खुशबू को भी झेलना था। खुशबू को अपने करीब आता देखकर विराज के चेहरे पर हेल्पलेस वाली मुस्कान आ गई थी। उसी समय खुशबू विराज के सामने खड़ी हो गई और कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए बोली, विराज, तुम तो काफी खुश दिखाई दे रहे हो। लगता है कि कल रात मेरी बात सुनकर तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, जो तुम आज खुद मेरे घर आ गए, जिससे मेरे परिवार और मेरा जोक बना सको। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे परिवार को बुली करना बहुत आसान है? खुशबू, तुम गलत समझ रही हो। जानवी ने एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हुए सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि जानवी अपनी बात रखती, खुशबू ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, जानवी, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे कल रात को मैंने तुम्हें एक चॉइस दी थी। लगता है तुमने अंत में इस कमीने को चुना है। अगर ऐसी बात है तो आज से हमारी दोस्ती का अंत हो चुका है। खुशबू के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी का चेहरा अचानक से बिगड़ सा गया था। उसने अपने दिल में तेज धक्का महसूस किया। फाइनली जानवी को यह रियलाइज हुआ कि वो दूसरों के मामले में इंटरफेयर कर रही है। भले ही वो खुशबू की हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन दूसरों की नजरों में वो एक ट्रबलसम साबित हुई थी। अब जानवी को लग रहा था कि उसे खुशबू की मदद नहीं करनी चाहिए थी। विराज, चलो चलते हैं। ये बोलते हुए जानवी ने विराज का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से जाने लगे। तभी अचानक से खुशबू ने उन दोनों का रास्ता रोकते हुए कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। खुशबू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी कि हम यहाँ नहीं आए। अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही हो। आखिर माजरा क्या है? जानवी ने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा और तुरंत ही खुशबू ने जवाब दिया, तुम जा सकती हो, लेकिन ये नहीं जा सकता। क्यों? हम दोनों साथ में यहाँ आए थे। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू ने गजब का एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, कोई और रीजन तो नहीं है, लेकिन मैं इस जोकर को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। जिसका मन करेगा वो आएगा और यहाँ से अपनी मर्जी से जाएगा। खुशबू को बुली करना इतना आसान नहीं है जितना ये सोचता है। ये बोलने के बाद खुशबू ने विराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जोकर, अगर तुमने यहां से जाने की हिम्मत की तो आज तुम्हारी हालत उस टर्टल की तरह होगी जो पूरा दिन अपने शेल में ही छुपा रहता है। विराज जिंदल वाकई में वहां से जाना चाहता था, लेकिन जब विराज ने खुशबू के मुंह से निकले शब्दों को सुना तो विराज ने भी खुशबू की तरह जिद्दी होने का फैसला कर लिया था। तुरंत ही विराज पीछे मुड़ा और वहां मौजूद जली हुई कुर्सी और टेबल के बीच में से एक स्टूल बाहर निकालकर उस पर विराजमान हो गया था। चूंकि अब तुमने कह ही दिया है तो ठीक है, मैं नहीं जा रहा। तुम और मैं,
हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और पूरी जिंदगी साथ निकालेंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी बीवी बनकर रहो तो तुम आराम से ये कह सकती हो। रिश्ते की बात मैं कर लूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू के चेहरे के होश उड़ गए थे। यू यू रास्कल! खुशबू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज उसे इतनी शेमलेस तरीके से जवाब देगा। अभी खुशबू पूरी तरह से गुस्से में चूर होने वाली थी और एक्शन लेने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी माँ उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। खुशबू, इसकी चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। ये टिपिकल गरीब लड़का है। ये जानबूझकर तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे भी इसका कोई मतलब छुपा है। जैसे ही खुशबू की माँ ने ये कहा, वैसे ही खुशबू ने भी अपना मुंह खोलते हुए बोलना शुरू किया। मॉम, आपको लगता है कि मैं इसकी बात सुनूंगी? ये सिर्फ और सिर्फ एक स्काउंड्रल है। मैं मर भी जाऊं तो भी ऐसे इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। ये भी कोई कहने की बात है? अगर तुमने इससे शादी करने के बारे में सोचा भी तो भी मैं शादी के लिए अग्री नहीं करूंगी। मेरी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो ऐसे फटीचर और कंगाल आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है? ये बोलते हुए खुशबू की माँ ने खुशबू का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मुलाकात पंकज से हुई? अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत ही खुशबू ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, जब मैं वहां पहुंची तो वो बहुत बिजी था। मैंने उसकी कंपनी के एंट्रेंस पर उसका 1 घंटे तक इंतजार किया। क्या? 1 घंटे के बाद भी वो तुमसे मिलने नहीं आया? क्या उसे हमारे परिवार के बारे में कुछ भी पता है? जब खुशबू की माँ ने सुना कि उसकी बेटी ने 1 घंटे तक पंकज का इंतजार किया लेकिन शायद बात नहीं बनी, तो उनके चेहरे पर वरीड एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आने लगे थे। एंट्रेंस पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने पंकज को मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि पंकज अभी बहुत बिजी है। आज सुबह की सारी मीटिंग्स खत्म करने के बाद वो अपने घर आएगा। जैसे ही खुशबू के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू की माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह, तब ठीक है। अब खुशबू की माँ के चेहरे पर हल्का सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पंकज के दिल में खुशबू को लेकर वाकई में फीलिंग्स थी। अब जब वो खुद उनके घर आने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब इतना तो साफ है कि वो खुशबू को छोड़कर या उसे इग्नोर करके कहीं भागने वाला नहीं है। खुशबू, तुमने सच में अपनी माँ का सम्मान बढ़ाया है। क्या अब तुम्हारी माँ अपनी बची हुई जिंदगी एक अच्छा जीवन जी पाएगी? ये सब सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। ये सब बोलते हुए खुशबू की माँ इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि लगभग वो खुशी के मारे जोर से जमीन पर कूदने ही वाली थी। खुशबू से पंकज का कंफर्मेशन मिलने के बाद तुरंत ही खुशबू की माँ ने अपनी नजर विनायक सेठ यानी अपने ही पति पर डाली और एक कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए बोली, बेवकूफों की तरह यहाँ पर क्यों खड़े हो? सुना नहीं तुमने अभी खुशबू ने क्या कहा? हमारा दामाद यहाँ आने वाला है। जल्दी करो, ये सब पैकअप करो। शाम के लिए अच्छा खाना और वाइन का इंतजाम करना है जिससे हम उसे अकंपनी कर सकें। क्या तुम जानती भी हो कि वो यहाँ पर क्यों आ रहा है? तुम्हें तो बस हर समय शराब और खाने की पड़ी रहती है। खुशबू की माँ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विनायक सेठ के मुंह से ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। खुशबू की माँ के लिए ये एक तरीके से पनौती लगाने जैसा था। तुरंत ही खुशबू की माँ ने विनायक सेठ को आंख दिखाते हुए कहा, अरे कम से कम अब तो शर्म कर लो। तुम्हारा दामाद घर आ रहा है। क्यों आ रहा है का क्या मतलब होता है? वो हमारी मदद करने के लिए आ रहा है। अगर तुम उसे खाना और थोड़ी सी वाइन पिला दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ रहा है? विनायक सेठ ने अपनी बीवी से पूछा। अरे क्या तुम्हारा भेजा पूरी तरह से फ्राई हो गया है क्या? जब मैं बोल रही हूँ कि वो मदद करने आ रहा है तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? कोई मदद कर रहा है तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ है, कोई मदद ना करे तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ है। अरे चाहते क्या हो? ये बोलते हुए खुशबू की माँ ने अपना सर पकड़ लिया था, लेकिन अभी बात का अंत नहीं हुआ था।
तुरंत ही खुशबू की माँ ने विनायक सेठ को देखते हुए कहा, ओह, क्या तुम्हें ये सब गलत लग रहा है? क्या तुम्हारी प्राइड को हर्ट हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे मदद लेना चाहती हूँ? अगर तुम्हारा फॉर्च्यून इतना अच्छा होता और अगर तुम अभी बहुत अच्छी पोजीशन पर होते तो मुझे कभी भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशबू की माँ ने महाभारत फिर से शुरू कर डाली थी। ठीक है, मैं वाइन और खाना लेकर आ जाऊंगा। विनायक सेठ अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानते थे। एक बार अगर उनकी बीवी बोलना शुरू करती है तो फिर उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और अगर विनायक सेठ ने माँ और बेटी के बीच में कुछ भी कहा तो फिर खुशबू की माँ बात का बतंगड़ बना देती है। इसीलिए विनायक सेठ के लिए बेहतर यही है कि वो अपना मुंह बंद रखे और जो हो रहा है उसे होने दे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शादी के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जहां खुशबू की माँ ने विनायक सेठ से नफरत नहीं की हो। लेकिन फिर भी उन दोनों ने जैसे तैसे साथ रहते हुए 35 साल निकाल लिए थे। ये भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। विनायक सेठ ने खुशबू की माँ को वाइन और खाने के लिए इसलिए नहीं मना किया कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें ये मैटर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। पंकज और उनकी बेटी एक दूसरे को करीब करीब 6 महीने से जानते थे और उनकी नॉलेज के मुताबिक पंकज ने कभी भी आगे से चलकर खुशबू से कांटेक्ट नहीं किया था। जब भी खुशबू उससे बात करने की कोशिश करती या फिर उसके ऑफिस जाती तो पंकज उसे कह देता कि वो अभी बिजी है और उसके पास अभी टाइम नहीं है। विनायक सेठ जानते थे कि पंकज ने अपने अंकल के कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए एक गेम डेवलपमेंट कंपनी की शुरुआत की है। वो हमेशा ही बिजी रहता था, लेकिन इतना बिजी कि वो पूरे दिन खुशबू से बात ही नहीं करता था। पूरे दिन क्या, एक दिन, 2 दिन और कभी कभी तो हफ्ता। इसका मतलब उस इंसान को खुशबू में कोई दिलचस्पी नहीं है। समझदार इंसान इस बात को अच्छे से समझ जाता है। विनायक सेठ को पूरा यकीन था कि पंकज उनके परिवार की मदद करने के लिए कभी उनके घर नहीं आएगा। हालांकि ये बात विनायक सेठ ने अपने मुंह से बाहर नहीं निकाली, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ये कहा तो खुशबू की माँ उनका जीना हराम कर देगी। जब विराज ने देखा कि अपनी बीवी की डांट खाने के बाद विनायक सेठ खाना और वाइन लेने के लिए निकल गए हैं, तो विराज के चेहरे के एक्सप्रेशंस भयानक तरीके से बदल गए थे। विराज को पता चल गया था कि विनायक सेठ की इस घर में एक नहीं चलती है। अगर विनायक सेठ की जगह अभी विराज होता तो वो तो कई साल पहले ही पूरी तरह से टूट चुका होता। विनायक सेठ को इस घर में अभी भी जिंदा देखकर विराज को काफी सुकून मिल रहा था। विराज, तुम बस देखते जाओ, थोड़ा इंतजार करो। इंतजार का फल वैसे तो बहुत मीठा होता है, लेकिन तुम्हारे लिए पूरा कड़वा होने वाला है। मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ आने दो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारा किस तरह से ख्याल रखता है। खुशबू ने विराज को देखते हुए कड़क अंदाज में कहा। आखिर विनायक सेठ के घर में क्या होने वाला था? क्या खुशबू का बॉयफ्रेंड पंकज उसके घर आएगा? अगर आया भी तो क्या वो उनकी मदद करेगा? अगर पंकज नहीं आया तो खुशबू और उसकी माँ का कैसा रिएक्शन होगा? अगर वो आया और उसने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या विराज ही एक आखिरी ऑप्शन है जिससे अंत में खुशबू और उसकी माँ हेल्प लेंगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या विराज अब उनकी मदद करेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।